जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे संविधान के बारे में जो भी यूपीएसआई के अंतर्गत पेपर में प्रश्न आते हैं उनको हम आज देखेंगे। तो देखते हैं यूपीएसआई में किस तरीके के प्रश्न संविधान से पूछे जाते हैं। तो इसे आप लोग देखें और इसी तरीके से आप लोग अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें और अपनी तैयारी आप लोग इसी तरीके से लगातार कंटिन्यूअस बनाए रखें, जिससे आप लोग अवश्य सफल होंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन। यूपीएसआई है, मूल विधि है, संविधान के क्वेश्चन है इसी में। तो ये यूपीएसआई का पेपर है। ओके, तो देख लेते हैं इसमें किस तरीके के प्रश्न आए हुए थे यूपीएसआई से संबंधित। तो देखें 30 नवंबर 2017 को भारत की वह सूचना संस्था अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंध रा का प्रमुख कौन था। तो आपको बताना है कि स्कंध रा का प्रमुख उस समय कौन था। तो देख लेते हैं इसमें ऑप्शन हमारे कौन से हैं। तो इसमें अशोक पटनायक हैं, अजीत डोभाल हैं, RN रवि हैं या अनिल धस्माना हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाता है अनिल धस्माना। ठीक है, अनिल धस्माना जो थे ये उस समय 30 नवंबर 2017 को भारत की वह सूचना संस्था अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंध रा के ये प्रमुख थे। ठीक है, रा के प्रमुख ये अनिल धस्माना थे। तो अनिल धस्माना रा के प्रमुख हो जाते हैं। वर्तमान में इसके प्रमुख कौन हैं, तो सामंत गोयल हैं। कौन हैं, तो इसके इस समय वर्तमान में प्रमुख जो हैं सामंत गोयल हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारतीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप संस्था, इसकी स्थापना जो है कब हुई थी, तो सितंबर 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, और इसका काम क्या है, तो आतंकवाद को रोकना। ठीक है, गुप्त सेवाओं के द्वारा आतंकवाद को रोकना, तो इसका ये काम है स्कंद रा का। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश डैश से अधिक नहीं हो सकती। तो कितनी नहीं हो सकती है, तो 25%, 10%, 20% या फिर 15%। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 15%। ठीक है, 15%। तो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो देख लेते हैं इसमें हमारा दिया हुआ है 91वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या है 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अनुच्छेद 75 में उपखंड जो जोड़ा गया है, उपखंड 1A, ठीक है, जोड़ा यह प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, तो लोकसभा में ये संख्या कितनी नहीं हो सकती है, तो 15% से अधिक ये संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या है, किस साल में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग को नियुक्त किया गया था। तो ये किस वर्ष किया गया था, ये आपको बताना है। तो आप देखें और बताएं कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने के लिए ये किस वर्ष रिपोर्ट दर्ज करने के लिए सैडलर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी। तो ये आपको इसमें बताना है। तो आप इसमें देखें 1917 है, 1924, 1973 और 1906। तो इसमें हमारा ऑप्शन है 1917। तो क्या है, वर्ष 1917 में, ठीक है, वर्ष 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर M.E. सैडलर के नेतृत्व में आयोग गठित किया गया था। इसमें 2 भारतीय डॉक्टर अशोक मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद ये सदस्य थे इस आयोग। ठीक है, इस आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ माध्यमिक स्नातकोत्तरीय शिक्षा पर भी अपना प्रभुत्व दिखाया था। ठीक है, तो ये अपना मत जो है व्यक्त किया था। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम, तो ये यहाँ पर दिए हुए हैं, देख लें आप लोग कि कौन कौन से अधिनियम आए थे। तो इसमें जो है 1904 में इन्होंने विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़े शब्दों में निंदा की। तो इसमें निंदा किन की थी वो देख लेते हैं। तो इसमें प्रथम सुझाव क्या था, स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए। स्कूली शिक्षा जो है ये 12 वर्ष की होनी चाहिए। इंटरमीडिएट के बाद स्नातक स्तर की शिक्षा 3 वर्ष की होनी चाहिए। इंटरमीडिएट के बाद स्नातक की शिक्षा जो है ये 3 वर्ष की होनी चाहिए। अगला है
माध्यमिक व उत्तर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्माण की सिफारिश की गई। ठीक है, तो उत्तर माध्यमिक या माध्यमिक विद्यालय जो है शिक्षा बोर्ड के निर्माण की इसमें मांग की गई। कलकत्ता विश्वविद्यालय को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त करके बंगाल सरकार के अधीन किया गया। प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक कुलपति नियुक्त किया जाए तथा अंतरम विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। ठीक है, या क्या है, तथा अंतरम विश्वविद्यालय ये स्थापित किए जाएं, ये इसमें सुझाव दिए गए थे। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये देखते हैं। तो 1/12 सदस्यों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचन मंडल से होता है जो उस राज्य में निवासरत किसी भी विश्वविद्यालय के स्नातक से गठित है। फिर क्या है, 1/12 सदस्यों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल से होता है जिसमें उस राज्य में निवासरत न्यूनतम 3 वर्ष अनुभव सहित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक होते हैं। तो इसमें ए और बी दोनों सही नहीं हैं, केवल बी सही है, केवल ए सही है, या ए बी दोनों सही हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है ये आपको जवाब देना है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर डी, ए बी दोनों। तो इसमें दोनों हमारे सही हो जाते हैं। तो इसकी थोड़ा हम व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, विधान परिषद की सदस्यता के संदर्भ में जो सही है वो लिखे यहाँ पर हैं। तो देख लें आप लोग इसको, व्याख्या को। तो व्याख्या क्या है, विधान परिषद के सदस्य के संदर्भ में जो सही है वो लिखा हुआ है। क्या लिखा है, 1/12 सदस्यों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल से होता है जो उस राज्य में निवासरत किसी भी विश्वविद्यालय के स्नातकों से गठित हो। क्या है, स्नातकों से गठित हो। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल से होता है जो उस राज्य में निवासरत न्यूनतम 3 वर्ष अनुभव सहित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक होते हैं। अगला है, 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। अगला डी हो जाएगा हमारा। तो 1/3 सदस्य नगर पालिकाओं व जिला बोर्ड के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। अगला है, 1/6 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल करता है। कौन करता है, तो 1/6 सदस्यों का जो मनोनयन है वो राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो इनमें से कौन सा विषय जो है ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो आप देखें और बताएं कि संघ सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है। तो इसमें 1 है, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम, दिवालियापन और शोध अक्षमता, शेयर बाजार और वायदा बाजार। तो इसमें से जो ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर डी, ये जो शेयर बाजार है और वायदा बाजार जो है ये संघ सूची का नहीं, ये किसके अंतर्गत आता है, तो संघ सूची के अंतर्गत कौन सा आता है ये आता है। तो इसमें शेयर बाजार जो है ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, और 1 है ये संवर्ती सूची में आते हैं। पशु के प्रति क्रूरता की रोकथाम ये राज्य और केंद्र दोनों करते हैं, ये भी संवर्ती सूची का विषय है। दिवालियापन और शोध अक्षमता ये कौन करता है, तो ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो संघ सूची का विषय कौन सा है, शेयर बाजार और वायदा बाजार। ठीक है, शेयर बाजार और वायदा बाजार संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। 1 जो संवर्ती सूची में आता है तथा पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। देखो हमने बताया था, तो यही बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या आता है, तो अगला क्वेश्चन हमारा थोड़ा बड़ा है तो इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि पीड़िता एक आम आदमी था या उग्रवादी था या आतंकवादी था, और इससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता कि आक्रमणकारी कोई साधारण व्यक्ति था या राज्य। कानून दोनों के लिए समान है, दोनों पर समान रूप से लागू होता है। यह लोकतंत्र की आवश्यकता क्या है, यह लोकतंत्र की आवश्यकता है और कानून के शासन की आवश्यकता भी है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए यह भी जरूरी है। 8 जुलाई 2016 में दिया गया उच्चतम न्यायालय का यह आदेश मुख्यतः इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि अब इसमें ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं। इससे सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 अक्सपा के तहत सुरक्षा कर्मियों की दंड मुक्ति का क्या है, हास्य होता है, दंड मुक्ति का हास्य होता है। आगे देखते हैं, तो आगे क्या है, इसके अन्य जो विकल्प हैं
तो अन्य विकल्प क्या हो जाते हैं, अन्य विकल्प देख लेते हैं। अन्य है एवं शांत क्षेत्रों में निवासरत लोगों को परामर्श देता है कि मौलिक अधिकार का आदर करें, ये है। या फिर यह एक ऐसी विधि की रचना करने पर बल देता है कि सेना और सर्वाधारण के लिए समान हो। या फिर अगला है यह शत्रु देश और आम अपराधी पर क्या है अंतर निर्धारित करता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही है वो ऑप्शन इसमें हमारा पहला ही सही था, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है वो पहला ही ऑप्शन इसमें सही था। तो इसमें क्या है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि पीड़िता एक आम आदमी है या उग्रवादी या आतंकवादी, इससे कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। आक्रमणकारी कोई भी साधारण व्यक्ति या राज्य कानून दोनों के लिए एक समान होता है, समान रूप से लागू होता है। यह लोकतंत्र की आवश्यकता है और कानून के शासन की भी ये आवश्यकता है। 8 जुलाई 2016 को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया यह आदेश मुख्यतः इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इससे सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 अक्सपा के तहत सुरक्षा कर्मियों की दंड मुक्ति का ह्रास होगा, ठीक है। ह्रास मतलब कमी होगा, ठीक है। देख लेते हैं फिर क्या, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच क्या है, आर्थिक भार को डैश के अनुपात में बांटने पर सहमति बनी। तो इसमें कितना जो है केंद्र और राज्य के बीच में ये अनुदान दिया जाता है, ये देखना है इसमें। तो देख लेते हैं 60-40, 30-70, 50-50, 55-45। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन इसमें हमारा दिया है 60-40, ठीक है। 60-40 ही सही है, ओके। तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार ये क्या, RTE अधिनियम 2009 को 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू किया गया। इसके अंतर्गत आने वाले आर्थिक भार को सामान्य केंद्र व राज्यों के बीच 6 और का 60-40 के अनुपात में बांटा गया। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों जैसे हिमाचल और उत्तराखंड के संदर्भ में यह अनुपात 90 और 10 का रहेगा, ठीक है। तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ये पूर्वोत्तर राज्य जो हैं इनमें ये संदर्भ जो है 90 और 10 का रहता है, ठीक है। 90 केंद्र का होता है, 10 राज्य सरकार का होता है, ठीक है। कहाँ, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, ओके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस मामले के कारण ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा की गई, ठीक है। तो देख लेते हैं, कॉमन काज बनाम भारत संघ, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण, लोक स्वतंत्र संगठन बनाम भारत संघ, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है ये आपको जवाब देना है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सही रहता है 2। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण। क्या है, किस मामले के कारण ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा की गई। तो आपातकाल की घोषणा की गई उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण 1975 के मामले के कारण ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की उद्घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार का दोषी पाया गया था इसमें, ठीक है। तो इसमें उत्तर प्रदेश बनाम राजनारायण जी ने याचिका डाली हुई थी, ठीक है। तो इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये सुनवाई की थी, किन पर की थी, तो इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार का दोषी इसमें पाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष 2015 के लिए एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की तालिका में जोड़ा गया है। तो इसमें देख लेते हैं, आर्थिक अथवा सामाजिक बहिष्कार करना अथवा उसकी धमकी देना, मैला ढोने अथवा पशु या मानव सब उठाने के लिए बाध्य करना, या फिर है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को जाति के नाम पर सार्वजनिक तौर पर गाली देना, या फिर किसी सम्मानित या दिवंगत अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का अपमान करना, अथवा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोगों के विरुद्ध देशभाव को बढ़ावा देना। तो इसमें हमारा जो है कौन सा जोड़ा सही है, तो इसमें जो हमारा जोड़ा सही हो जाएगा वो क्या है, ए बी, मतलब बी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसमें हमारा सही है कि सभी सही हैं, सभी इसमें सही हो जाते हैं। क्या है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार निवारण अधिनियम के अपराधों की तालिका में क्या जोड़ा गया, तो ये सभी बातें इसमें जोड़ी गई थी, ठीक है। सभी बातें इसमें जोड़ी गई थी, ओके। तो देख लेते हैं इसको एक बार, संक्षिप्त में पढ़ भी लेते हैं सबको, तो सब पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है।
संक्षिप्त रूप से क्या है देख लेते हैं। वर्ष 2015 में एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध की तालिका में जोड़ा गया। तो क्या क्या जोड़ा गया है? आर्थिक व सामाजिक बहिष्कार करना अथवा उसको धमकी देना, ये जोड़ा गया। ठीक है, ये फिर है मैला ढोने, पशु अथवा मानव शव उठाने के लिए बाध्य करना, ये भी जोड़ा गया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को जाति के नाम पर सार्वजनिक तौर पर गाली देना, ये भी जोड़ा गया। किसी सम्मानित या दिवंगत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का अपमान करना अथवा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के विरुद्ध द्वेष भाव को बढ़ावा देना। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सितंबर 1989 को पारित किया गया था। उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम के संदर्भ में मार्च 2018 में उच्चतम न्यायालय द्वारा तुरंत गिरफ्तारी के मामले में ढील दी गई थी, जिसके फैसले के विरुद्ध संसद द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 को पारित कर तत्कालीन गिरफ्तारी को वैध बना दिया गया। ठीक है, तो ये कब किया गया है? तो इसमें संशोधन किया गया है 2018 में। ठीक है, 2018 में इसे के तत्काल पारित करके गिरफ्तारी को वैध कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन देख लेते थोड़ा है। हाँ, तो किसी राज्य के नाम परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो निम्नलिखित में से जो है किसी राज्य के नाम परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें ऑप्शन 1 है राज्य के नाम, सीमा इत्यादि परिवर्तन करने का विशेषाधिकार संसद के पास है और अंतिम निर्णय संसद ही ले सकती है। अगला है राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति पर ऐसा विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें ए सही है, ए बी दोनों सही नहीं हैं, या ए बी दोनों सही हैं, या फिर बी केवल सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, दोनों सही हैं। राज्य के नाम, सीमा इत्यादि में परिवर्तन करने का विशेषाधिकार संसद के पास है। क्या है? संसद के पास है, और इसके अंतिम निर्णय जो है वो संसद ही ले सकती है। राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति पर ऐसा विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाता है। ओके, ये इसमें सही हो जाता है। देख लेते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद के कौन कौन से अधिकार हो जाते हैं, वो इसमें हम थोड़ा वर्णित कर लेते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है संसद। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ये हम देख रहे हैं। ठीक है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत देख रहे हैं जो है संसद किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा भी सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। क्या है? किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। अगला है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों की स्थापना वर्तमान राज्यों के भागों को मिलाकर की जा सकती है, जबकि अनुच्छेद 2 के अंतर्गत राज्यों की स्थापना नए राज्य क्षेत्र को अर्जित करके की जा सकती है। इनका परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रपति को पूर्व संस्तुति पर ऐसा विधेयक सदन में प्रस्तुत करना होता है। इसमें तो सदन में ये विधेयक प्रस्तुत करना होता है किसको? राष्ट्रपति को। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वसमाप्ति ऋण का मतलब क्या होता है? स्वसमाप्ति ऋण का मतलब क्या होता है? तो इसमें देख लेते हैं। कम या मध्यवर्ती, क्या है? मध्यमवर्ती अवधि के ऋण का एक प्रकार जो उस संपत्ति के द्वारा उत्पन्न धन से चुकाया जाता है जिसे खरीदने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। वह ऋण जो परिपक्वता तिथि पर अपने आप ही समाप्त हो जाता है। वाणिज्य लेन देन के कम या बिना कोई सबूत के साथ ऋण या उच्च जोखिम भरा वित्तीय विकल्प। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर सही है वो ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्या है? कम या मध्यमवर्ती अवधि के ऋण का एक प्रकार जो उस संपत्ति के द्वारा उत्पन्न धन से चुकाया जाता है जिसे खरीदने के लिए इसका प्रयोग किया गया था, वो क्या है? स्वसमाप्ति ऋण कहलाता है। ओके, देख लेते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसे एक अनिवासी प्रत्यक्ष निवेश उद्यम में एक निवासी प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा निवेश कहा जाता है? क्या है? इनमें से किसे एक अनिवासी प्रत्यक्ष निवेश उद्यम में एक निवासी प्रत्यक्ष निवेश द्वारा निवेशक कहा जाता है? तो देख लेते हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? एक
फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इनमें से किसे एक अनिवासी, ठीक है, अनिवासी प्रत्यक्ष निवेश उद्यम में एक निवासी प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा निवेश कहा जाता है? तो ये हेज फंड निवेश है, वास्तविक निवेश है, या जावक निवेश है, या स्वामित्व निवेश है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, जावक निवेश। ठीक है, जावक निवेश जो है एक अनिवासी प्रत्यक्ष निवेश उद्यम में एक निवासी प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा निवेश कहा जाता है। ठीक है, तो ये जावक निवेश कहलाता है। देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। यहाँ देखें कुछ लिखा हुआ है नहीं तो शायद लिखा होगा, तो हाँ ये लिखा है, जावक निवेश एक अनिश्चित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश उद्यम में एक निवासी प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा निवेश कहा जाता है। ठीक है, निवेश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस बाजार में प्रतिभूति दस्तावेज को जिस बाजार में प्रतिभूति दस्तावेज का पूंजी जुटाने वाले और खरीद करके बीच सीधे कारोबार होता है, उसे डैश डैश के रूप में जाना जाता है। तो उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है तृतीयक बाजार, सापेक्ष बाजार, द्वितीय बाजार, या प्राथमिक बाजार। तो उसे प्राथमिक बाजार कहा जाता है। ठीक है, क्या है? जिस बाजार में प्रतिभूति दस्तावेज का पूंजी जुटाने वाले और खरीदार के बीच सीधे कारोबार होता है, उसे प्राथमिक बाजार के नाम से जाना जाता है। ओके, देख लेते हैं इसके बारे में। जिस बाजार में प्रतिभूति एवं दस्तावेज का पूंजी जुटाने के वाले खरीदार के बीच सीधे कारोबार होता है, उसे प्राथमिक बाजार कहते हैं। प्राथमिक बाजार के जरिए कंपनियां, सरकारें तथा सार्वजनिक इकाइयां पूंजी जुटाती हैं। यह प्रथम सार्वजनिक प्रस्ताव IPO के तहत होता है। प्रथम बिक्री के पश्चात रोजाना की शेयरों की खरीद फरोख्त द्वितीय बाजार में होती है। खरीद और फरोख्त ये द्वितीय बाजार में होती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना उपयुक्त लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार RTI अधिनियम के तहत मांगी जा सकती है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो सकता है, ये बताना है आपको कि क्या है, कौन सी सूचना उपयुक्त लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार RTI अधिनियम के तहत मांगी जा सकती है? किसी भी परीक्षा संचालक निकाय, उदाहरण स्वरूप RTI गेट, IIM, UPSC इत्यादि से उत्तर पत्र की प्रतिलिपियाँ, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, आधार कार्ड, आवेदन की स्थिति इत्यादि। तो इसमें ए सही है, बी सही है, केवल ए और बी दोनों सही नहीं है, या फिर ए बी दोनों सही हैं। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर डी सही है। ए बी दोनों सही हैं। ए बी दोनों सही हैं। इसकी व्याख्या हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो व्याख्या क्या है? उपयुक्त में लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार RTI अधिनियम के तहत सूचना मांगी जा सकती है। तो सूचना कौन कौन सी मांगी जा सकती हैं? किसी परीक्षा संचालक निकाय, उदाहरण स्वरूप क्या है, GAIT क्या है, गेट, और GIM, UPSC इत्यादि से उत्तर पत्र की प्रतिलिपियां मांगी जा सकती हैं। फिर क्या है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, आधार कार्ड, आवेदन की स्थिति इत्यादि सूचनाएं ये है जो सरकार से मांगी जा सकती हैं RTI के अंतर्गत। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है? तो साइबेस है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, या सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP है, या फिर तार है? तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। क्या है? ये एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है। कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है इसके बारे में देखते हैं, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल सूचक सॉफ्टवेयर है। यह माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस सूट के एक भाग के रूप में उपलब्ध है। कई नियमों, बैठकों, कैलेंडरों और साझा मेल बॉक्स तथा फोल्डर्स को समन्वय करने के लिए एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर और कर्मचारियों के लिए माइक्रोसॉफ्ट शेयरपॉइंट सर्वर के साथ संयोजक के रूप में माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आउटलुक का प्रयोग इसमें किया जाता है।
देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा हो जाता है? तो कोपेनहेगन समझौते के अनुसार वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2020 तक भारत ने कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन कम करने का आश्वासन दिया है? तो क्या है? कोपेनहेगन समझौते के अनुसार वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2020 तक, क्या है, वर्ष 2020 तक ये 2020 तक भारत ने कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन कम करने का आश्वासन दिया है? 20 से 25%, 10 से 15%, 30 से 35% और 5 से 10%। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर 1, 20 से 25%। तो कोपेनहेगन समझौते के अनुसार 2005 की तुलना में वर्ष 2020 तक भारत में 20 से 25% कार्बन उत्सर्जन कम करने का आश्वासन दिया है, परंतु भारत ये कदम अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत बिना किसी कानूनी बाध्यता के उठाएगा। भारत ने स्पष्ट किया है कि 2030 तक वह 2005 की तुलना में 37% तक कार्बन उत्सर्जन में कमी लाएगा। 37% तक कार्बन उत्सर्जन में कमी लाएगा भारत। कब? तो 2030 तक। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन हो जाता है डैश डैश को वृषभ चक्र और अश्व युक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत हुआ। तो 2 अक्टूबर 1950, 24 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाता है? तो डैश डैश वृषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख शीर्ष स्तंभ, क्या है, स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत द्वारा कब अंगीकृत किया गया, स्वीकार किया गया? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को ये स्वीकृत किया गया। ठीक है, देख लेते हैं इसके रूप में विस्तृत व्याख्या। तो व्याख्या क्या है इसकी? 26 जनवरी 1950 को वृषभ, क्या है, वृषभ चक्र और अश्वमुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख शीर्ष, क्या है, स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा ये स्वीकृत किया गया। मूल रूप से इसमें 4 शेर हैं जो 4 दिशाओं की ओर मुंह किए खड़े हैं, जिसके नीचे एक गोल आधार है जिस पर एक हाथी है, एक दौड़ता घोड़ा, एक सांड, एक सिंह की आकृति बनी हुई है। हर पशु के बीच में एक धर्म चक्र बना हुआ है। प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि, किस लिपि में? तो सत्यमेव जयते जो है ये देवनागरी लिपि में अंकित है जिसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है सत्य की सदैव विजय होती है। क्या है इसका अर्थ? होता है सत्य की सदैव विजय होती है, सत्यमेव जयते। ठीक है, इसका मतलब है कि सत्य की सदैव जीत होती है। अगला है 30 नवंबर 2017 को नेपाल का प्रधानमंत्री कौन था? तो 30 नवंबर 2017 को नेपाल का प्रधानमंत्री कौन था? शेर बहादुर देउवा, बाबूराम भट्टाराई या खड़ग प्रसाद शर्मा ओली या केपी शर्मा ओली या फिर झलनाथ खलनाल? तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही था ऑप्शन नंबर 1, शेर बहादुर देउवा। शेर बहादुर देउवा ये, क्या है, शेर बहादुर देउवा 7 जून 2017 को 17 से 15 फरवरी 2018 के मध्य नेपाल के प्रधानमंत्री रहे। इसके पश्चात फरवरी 2018 से वर्तमान तक केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ठीक है, तो ये बने हुए हैं केपी शर्मा ओली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें देखना है, क्या है, संपूर्ण भारत के पहले से ही राष्ट्रीय आपातकाल है, अथवा किसी राज्य के संपूर्ण व या आंशिक प्रदेश में आपातकाल की घोषणा हुई है। अगला है, यदि चुनाव आयोग इसकी पुष्टि करता है कि उस राज्य में चुनाव नहीं कराए जा सकते, या फिर राज्य विधायिका एक मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं कर पा रही है। तो इसमें बी और सी दोनों सही हैं, या फिर ए और सी सही हैं, या फिर ए बी सी तीनों सही हैं, या फिर ए और बी 2 सही हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है?
तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। ए और बी दो सही हैं। कौन कौन से? तो ए और बी सही हैं। कौन कौन से हैं? क्या है? संपूर्ण भारत में पहले से ही राष्ट्रपति आपातकाल है अथवा किसी राज्य के संपूर्ण या आंशिक प्रदेश में आपातकाल की घोषणा की गई है। दूसरा है, यदि चुनाव आयोग इसकी पुष्टि करता है कि उस समय राज्य में चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं, तब क्या लगता है? तो तब राष्ट्रपति शासन लागू होता है। देख लेते हैं इसकी थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या जरूरी है भाई, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है व्याख्या। व्याख्या क्या है? किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन का विस्तार किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 356(5) के अंतर्गत दिया जाता है। संपूर्ण भारत में पहले से ही राष्ट्रीय आपातकाल अथवा किसी राज्य के संपूर्ण या आंशिक प्रदेश में आपातकाल की घोषणा हुई है। चुनाव आयोग इसकी पुष्टि करता है कि उस राज्य में चुनाव नहीं कराए जा सकते, तब यह राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं? पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं? तो ये अग्रभाग है, स्तरीय है, पर्वतीय है या संवहनीय है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, पर्वतीय। पश्चिमी घाट क्या है? पर्वतीय वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं। क्या है? पश्चिमी घाट पर्वतीय वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं। वाष्पीकृत मानसून हवाएं पश्चिमी घाट से टकराकर ऊपर उठती हैं, ठंडी होकर तीव्र वर्षा करती हैं। पश्चिमी घाट उस पार का क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, अर्थात यहाँ पर वर्षा की मात्रा 80 सेंटीमीटर से अधिक रहती है। कितनी? तो 80 सेंटीमीटर से अधिक रहती है यहाँ की वर्षा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मामला भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जांच पड़ताल के वजह से विवादों में नहीं आया? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मामला भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जांच पड़ताल की वजह से विवादों में नहीं आया? तो इसमें ऑप्शन है कोयला खनन एवं आवंटन, क्या है? फोर्स तोप मामला, सत्यम कंप्यूटर्स मामला या 2G स्पेक्ट्रम आवंटन मामला। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, सत्यम कंप्यूटर्स मामला। सत्यम कंप्यूटर्स मामला जो है ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जांच पड़ताल की वजह से विवादों में नहीं आया। क्या है? तो देख लेते हैं। तो ये क्या था? सत्यम कंप्यूटर्स मामला भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जांच पड़ताल की वजह से विवादों में नहीं आया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के उपबंध के बारे में बताया गया है। तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 148 के अंतर्गत क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के उपबंध के बारे में बताया गया है भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 62 है। जनहित याचिका से जुड़ी निम्नलिखित में से कौन सी घटना को उनके कालानुक्रम के अनुसार लिखें? सबसे पहले घटित घटना शुरू करने के लिए सबसे अंत तक घटित घटना के बारे में बताना है। तो देख लें इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही होता है। तो चलते हैं। तो इसमें आपातकाल हो जाएगा, MC मेहता बनाम भारत संघ हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा हो जाएगा। इसमें आपातकाल है, MC मेहता बनाम भारत संघ है, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए, C और B, ठीक है। पहले ए हो जाएगा, उसके बाद C और उसके बाद B। तो इससे हमारे ऑप्शन ये सही हो जाते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें व्याख्या में। तो व्याख्या में इसको सही जानकारी प्राप्त करते हैं इसके बारे में। तो पहले क्या है? जनहित याचिका के संबंध में घटनाएं निम्नलिखित कालानुक्रम हो जाएगा। तो आपातकाल जो है ये 1975 में लागू हुआ, ठीक है। आपातकाल 1975। फिर क्या? हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, इसका मामला कब आया? तो ये 1979, ठीक है, 1979 में आया। और MC मेहता बनाम भारत संघ ये 1986 में आया। कब आया? तो 1986 में MC मेहता बनाम भारत संघ, इनका मामला 1986 में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कौन सा? तो अगला क्वेश्चन हो जाता है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियाँ हैं? तो भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियाँ होती हैं? 4 हैं, 2 हैं, 5 हैं या फिर 3?
तो भारतीय संविधान में संशोधन लाने की कितनी विधियाँ होती हैं? तो इसमें विधियाँ हो जाती हैं 3। ठीक है, 3 विधियाँ हैं। ठीक है, कौन कौन सी? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसमें संविधान संशोधन की 3 विधियां बताई गई हैं। पहली विधि क्या है? साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। क्या है? पहली विधि है साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। दूसरी है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। तीसरा है क्या है? संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा साधारण बहुमत से स्वीकृति से संशोधन। मात्र साधारण बहुमत द्वारा प्रस्तावित संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आता है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या होता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां एवं अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने योग्य बनाते हैं? कार्य करने योग्य बनाते हैं। अनुच्छेद 40, 38 बी या फिर 36 या फिर 39 ए। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा? ए, अनुच्छेद 40। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित अनुच्छेद 40 कहता है राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा, उनको ऐसी शक्तियों और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन इकाई के रूप में कार्य करने योग्य कानून बनाने में आवश्यक हों। अनुच्छेद 39 का समान एवं निःशक्त कानूनी सहायता से संबंधित है। अनुच्छेद 36 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 30 के तहत लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु सामाजिक व्यवस्था का निर्देशन किया गया है। ठीक है, किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 36 के अंतर्गत। ओके, अगला देखते हैं। यमुना नदी के तट पर दीनपनाह शहर की नींव किसने रखी? यमुना के तट पर दीनपनाह शहर की नींव किसने रखी? अकबर, शाहजहां, हुमायूं, जहांगीर। तो यमुना के तट पर दीनपनाह शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? अकबर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा, हुमायूं के द्वारा या जहांगीर के द्वारा? तो ये हुमायूं के द्वारा की गई। ठीक है, किसके द्वारा की गई? तो ये हुमायूं के द्वारा की गई। यमुना के तट पर दिल्ली में दीनपनाह शहर की स्थापना या नींव हुमायूं द्वारा रखी गई। मुगल सल्तनत के दूसरे बादशाह हुमायूं ने 1533 में दीनपनाह नगर की स्थापना की थी। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? डैश डैश एक तरीका है जिसमें दूसरों की बातचीत सुनने के लिए एक यंत्र किसी फ़ोन लाइन के साथ अनधिकृत रूप से जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें देख लेते हैं वो क्या कहलाता है। तो ये वायर टैपिंग है या फिर रूटकिट है या फिर स्पाईवेयर है या फिर डिजिटल इंटरप्ट है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या है? वायर टैपिंग जो है, ये वायर टैपिंग एक तरीका है जिसमें दूसरे की बात सुनने के लिए एक यंत्र किसी फ़ोन लाइन के साथ अनधिकृत रूप से जोड़ दिया जाता है। क्या? अनधिकृत रूप से जोड़ दिया जाता है। तो ये कहलाता है वायर टैपिंग कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? वायर टैपिंग कहलाता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है ये बताना है। आगे रास्ता मुड़ा है, आगे दूसरे रास्ते और गाड़ियाँ जुड़ेंगी, आगे सुरंग है, आगे सड़क पतली है। तो इसका मतलब है कि आगे सड़क पतली है। ठीक है, पहले चौड़ा फिर आगे पतला है। ठीक है, तो इस तरीके का जब क्वेश्चन होगा वो आगे सड़क पतली है ये हमें बताता है। अगला देख लेते हैं। इनमें से कौन सा भारतीय कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद एक महत्वपूर्ण इनपुट बन गया है? तो इनमें से कौन सा भारतीय कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद एक महत्वपूर्ण इनपुट बन गया है? नलकूप, संकर बीज, उर्वरक, दुग्ध उत्पादन। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है कौन सा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है सी, उर्वरक। भारतीय कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद उर्वरक एक महत्वपूर्ण इनपुट बन गया है। हरित क्रांति के बाद उच्च उत्पादक बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग में तीव्रता से वृद्धि हुई है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन है संक्रमण
क्या है, संक्रमण है एस्कारिसिस निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो संक्रमण जो है एस्कारिसिस जो है ये किसके कारण होता है, परजीवी गोलकृमि, हुक कृमि, सूचक्रमि या फाइलेरिया कृमि। तो किसके कारण होता है, तो ये होता है क्या है, परजीवी गोलकृमि के कारण ये होता है। क्या है, संक्रमण एस्केरिसियासिस जो है परजीवी गोलकृमि के कारण होता है। एस्कारिसिस जो है ये छोटी आंत में संक्रमण करता है। किस में करता है, छोटी आंत में संक्रमण करता है। जो एस्केरिस लुम्बिकोटाइड क्या है, लुम्बिकोइडिस, ठीक है, लुम्बिकोइडिस नामक गोलकृमि के कारण होता है। यह एक प्रकार का परजीवी होता है। एस्कारिसियस जो है के लक्षण निम्नलिखित में से त्वचा पर चकत्ते, क्या है, हल्का बुखार, सांस फूलना, पेट दर्द, खांसी, घबराहट इत्यादि, ये सब इसमें होते हैं। ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उसके कालानुक्रम के अनुसार लिखे गए सबसे पहले घटी घटना के रूप में शुरू करेंगे। तो इसके सबसे अंत तक घटी घटना तक जाना है। तो देख लेते हैं, जो संविधान सभा में जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहले घटी घटना से शुरू करके सबसे अंत तक की घटना को लिखना है। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर पहला है उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ। दूसरा है राष्ट्रध्वज अंगीकृत हुआ। तीसरा है संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ। जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ। तो इसमें सबसे पहले कौन सा हुआ, तो देख लेते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या है, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी सही हो जाता है। कैसे, पहले है राष्ट्रध्वज अंगीकृत किया गया। उसके बाद में जनगण मन जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत किया गया। फिर उसके बाद में है संविधान सभा द्वारा पारित किया और स्वीकृत किया गया। उसके बाद उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से ये अंगीकृत हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी सही हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कौन सा, तो ये ऑप्शन हमारा इसमें देख लेते हैं। ठीक है, संविधान सभा से द्वारा जुड़ी सभी घटनाओं को शुरुआत से देखते हैं। उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ 22 जनवरी 1947। दूसरा है राष्ट्रध्वज अंगीकृत हुआ 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ 26 नवंबर 1949 को। और जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ है 24 जनवरी 1950 को। कब हुआ है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में ये अंगीकृत किया गया है, 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव आबादी में बीमारियों और इसके स्रोतों के सांख्यिकी अध्ययन को डैश डैश कहा जाता है। महामारी विज्ञान, आहार विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान या फिर प्रोटोलॉजी। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है कौन सा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है एक। क्या है, मानव आबादी में बीमारियों और इसके स्रोतों के सांख्यिकी अध्ययन को महामारी विज्ञान कहते हैं। मानव आबादी एवं बीमारियों और इसके स्रोतों के सांख्यिकी अध्ययन को महामारी विज्ञान कहा जाता है। महामारी विज्ञान का संबंध मानव रोगों के प्रकोपों में सहसा वृद्धि के कारण विभिन्न कारणों से होता है। महामारी की दशा में रोग की आयतन, संख्या, व्यापकता और प्रसार के क्षेत्र में आकस्मिक वृद्धि हो जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संघीय संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है, बशर्ते वह प्रस्ताव कम से कम डैश डैश से समर्पित हो। तो इसमें क्या है, उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के 2/3 या फिर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में 1/2, सदन के 2/3 सदस्यों से या सदन में 1/2 सदस्यों से। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है ये आपको बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है कौन सा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसमें सही हो जाएगा। उपस्थित और मत देने वालों सदस्यों में 2/3। ठीक है, संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, बशर्ते प्रस्ताव राज्यसभा की में उपस्थित कम से कम मत देने वालों में 2/3 सदस्यों के द्वारा समर्पित अनुच्छेद 249 के तहत यह उल्लिखित किया जाता है। राज्यसभा में बहुमत द्वारा संसद राज्य सूची के विषयों पर 1 वर्ष तक ये कानून बना सकती है। ठीक है, 1 वर्ष तक ये कानून बना सकती है कौन, संसद। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2005 में वह कौन सा अधिनियम चलाया गया जिसमें 25,000 लोगों ने 350 किलोमीटर पदयात्रा की सरकार पर यह दबाव डालने के लिए कि वह सबसे निर्धन वर्गों में के लिए भूमि अधिकार संरक्षित करने के लिए भूमि सुधार हेतु कुछ निर्दिष्ट कदम उठाएं। तो इसमें से स्वदेश या LPFTI या फिर जनादेश या फिर पारदी। तो इसमें था जनादेश। ठीक है, जनादेश। वर्ष 2005 में जनादेश अभियान चलाया गया था, जिसमें 25,000 लोगों ने 350 किलोमीटर की पदयात्रा की और सरकार पर दबाव डालने के लिए कहा, सबसे निर्धन वर्गों के लिए भूमि अधिकार संरक्षित करने के लिए ये किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, डैश डैश का अर्थ एक ऐसा अपराध है जिसके लिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है। संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध या जमानत योग्य अपराध या गैर जमानती अपराध। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए, संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध का अर्थ होता है ऐसा अपराध है जिसके लिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है। ओके, ये धारा 2E, ठीक है, 2C के अंतर्गत आता है। धारा 2C के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत धारा 2C के अंतर्गत आता है। अगला है, ग्लाइकोलिसिस कोशिका के डैश डैश में होता है। ग्लाइकोलिसिस कोशिका के डैश डैश में होता है। तो नाभिक, कोशिका द्रव्य, लाइसोसोम या राइबोसोम। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही है, कोशिका द्रव्य। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ओके, ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है। यह श्वसन की प्रथम अवस्था है। इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्लूकोज में एक अणु पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। यह क्रिया कई चरणों में पूर्ण होती है। प्रत्येक चरण में एक विशिष्ट एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करता है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा इसमें कौन सा है? तो अगला क्वेश्चन हो जाता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो इसमें उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, उस राज्य के उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश या फिर राज्यपाल या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, राज्यपाल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्य का राज्यपाल दिलाता है। अनुच्छेद 219 के अनुसार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश पद हेतु नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए प्रारूप के अनुसार शपथ ग्रहण करता है। न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्ति के पास निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। तो निम्न योग्यताएं कौन सी हैं? भारत का नागरिक हो। कौन है? भारत का नागरिक हो। उस भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव उसे प्राप्त हो। वह उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख की भूमिका निभाते हैं। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख की भूमिका कौन निभाते हैं? मुख्य न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी और मंत्रिमंडल सचिव। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, मंत्रिमंडल सचिव। मंत्रिमंडल सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख की भूमिका निभाते हैं। देख लेते हैं, कैबिनेट सचिव सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होने के साथ साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अध्यक्ष और भारत सरकार नियमों के तहत सभी सिविल सेवाओं का प्रमुख होता है। मंत्रिमंडल सचिव की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता और मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा की जाती है। अभी तक इस पद पर PK सिन्हा तैनात थे। अगस्त 2019 में समिति द्वारा 1982 बैच के अधिकारी राजीव गौबा को आगामी कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। 30 अगस्त को ये अपना पदभार ग्रहण करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, 30 नवंबर को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक कौन था? तो कौन था? सुधीर प्रताप सिंह, OP सिंह या फिर अजय कुमार भल्ला या फिर सुशील चंद्र। तो इसमें हमारा OP सिंह थे। ठीक है, OP सिंह जो है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में थे। तो 30 नवंबर 2017 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में OP सिंह तैनात थे। वर्तमान में इस पद पर राजेश रंजन जी नियुक्त हैं। ठीक है, CISF की स्थापना 1969 में की गई थी, जिसका उद्देश्य है सरकारी उद्योगों, परमाणु संस्थानों, बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर इत्यादि को सुरक्षा प्रदान करना। OP सिंह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्त हैं। मछली की किस्मों में तलमज्जी प्रकार कहाँ पाए जाते हैं? मछली के प्रकारों में तलमज्जी प्रकार की मछली कहाँ पाई जाती हैं, ये आपको ये बताना है। मछली की किस्मों में के तलमज्जी
प्रकार कहाँ पाए जाते हैं? तो ये समुद्र के गहरे पानी में, या फिर ध्रुवीय क्षेत्र में, या फिर खुले समुद्र की सतह के पास, या फिर भूमध्य रेखीय क्षेत्र के निकट। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समुद्र के गहरे पानी में, समुद्र के गहरे पानी में तलमज्जी प्रकार के ये मछली जो है पाई जाती हैं। तलमज्जी प्रकार की मछली समुद्र के गहरे पानी में पाई जाती हैं। तलमज्जी गहरे पानी में पाई जाती हैं। यह देश के कुल समुद्री अवतरणों में तलमज्जी पख मछली संपदाओं का योगदान लगभग 27% है। तलमज्जी मत्स्यिकी संपदाओं को यांत्रिक अयनकों कोश संपोषों, तट और संपोषों, फिर कांटा डेरों और कई प्रकार के संभरों में विभेदित किया गया है। भारत की प्रमुख तलमज्जी मत्स्यिकी संपदाओं में आने वाले उपस्थित मीन के प्रमुख संगठक हैं सुराएं, स्केट्स और शंकुश। देश के कुल समुद्री अवतरण में इनका योगदान 2.2% 58,383 टन है। मछलियों का निवास अपतरज, शैवाल और चट्टानों की दरारों में होता है। कुछ मछलियाँ बालू, पंख व बजरी में बिल भी बनाकर रहती हैं। ओके, तो आज के क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। ये हमने आज से यूपीएसआई संविधान की प्रैक्टिस शुरू की है। ये लगातार चलती रहेगी। हमारे पास लमसम 2017 के सभी प्रश्न पत्र उपलब्ध हैं। तो इसमें हम जितने भी संविधान से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो सभी हम आपके समक्ष डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप लोग इसे देखना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।